हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग एक तरफ थर्मोडायनामिक्स और दूसरी तरफ एप्टीट्यूड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मतलब फर्स्ट लॉ में आज हम ओपन सिस्टम एनालिसिस देखेंगे कि ओपन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे फर्स्ट लॉ वर्क करता है ओपन सिस्टम के लिए। क्लियर? तो उसके पहले उसके आगे बढ़ने के पहले जस्ट मतलब हम लोग ने पिछले लेक्चर में जो रिलेशन डिराइव किया था, हमें लगता है क्लियर। यहाँ देखिए जरा, जैसे मान के चलिए हमने ये देखा था गामा इक्वल टू क्या होता है, सीपी बाई सीबी होता है। क्लियर? सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। क्लियर? और हमने ये भी देखा था कि जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्लियर? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एन होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्लियर? जिसकी इक्वेशन क्या आई थी, एल एन P1 बाई P2 डिवाइडेड बाई एल एन B2 बाई B1। क्लियर? अच्छा सर आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर मैं कह दूं इक्वेशन जो थी पीबी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमने क्या किया था, अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए क्या किया था, n की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो हमने क्या कहा था, जरा ध्यान से देखिए। हमने आपसे ये कहा था, यहाँ से देखते रहिएगा प्लीज। हमने कहा था अगर मैं यहाँ से n को जीरो कर दूं, क्या कर दूं, n को जीरो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा ठीक है, आप बताइए, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मैं n को गामा कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं, गामा, तो ये तो आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया ना। कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, n को गामा कर दूं तो क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगर मैं कह दूं यहां पे, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, जरा ध्यान से देखते रहिए। अगर मैं इसकी p की पावर, जैसी इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, pb की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो p की पावर 1 बाई n, b इक्वल टू c की पावर 1 बाई n। कांस्टेंट की पावर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर? तो हम लिखेंगे इसको 1 बाई n b इक्वल टू c। क्या लिखेंगे, b इक्वल टू c लिखेंगे। अगर मैं n को इन्फिनिटी रख दूं, क्या रख दूं, n को इन्फिनिटी, यहाँ से n इक्वल टू क्या रख दूं, इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा, p 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट। और 1 की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो p की पावर 0, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और किसी भी संख्या का पावर कितना होता है, 0 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया b इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या आ गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या आ गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर? अभी हम लोगों ने देखा आइसोबेरिक, एडियाबेटिक और आपका ये आइसोकोरिक। अच्छा आप मुझे ये बताइए जरा, अगर मैं n को 1 पुट कर दूं यहां से, क्लियर, कितना, n इक्वल टू 1 रख दूं, तो n इक्वल टू 1 लिखने के बाद कितना आ गया, pb इक्वल टू कांस्टेंट। कितना आ गया, pb इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? अगर मैं इन सारे प्रोसेसेस को कहां देखना चाहूं, आपके पीबी डायग्राम पे देखना चाहूं, तो 100% यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए जरा, मैं कह रहा हूं ये क्या है, आपका पीबी डायग्राम है। क्या है, पीबी डायग्राम है। जरा ध्यान से देखते रहिए। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले लीजिए और प्रेशर को किलो पास्कल में ले लीजिए। थर्मोडायनामिक्स में हर जगह प्रेशर कितना होगा, किलो पास्कल में ही होगा। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं कि अगर वॉल्यूम इस एक्सिस पर है, ये कहां पर है, इस एक्सिस पर, और प्रेशर कहां है, इस एक्सिस पर है, तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये क्या है, प्रेशर कांस्टेंट लाइन। क्लियर? वॉल्यूम के लिए ऐसी लाइन होगी। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए n के पास n कितना था, 0 था। कितना था, n 0। तो n बराबर कितनी लाइन है, 0 लाइन है। अब ये बताइए, अगर आपने n को इन्फिनिटी रख दिया था यहाँ पर, तो कितना आ गया था, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या आ गया था, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक के लिए। क्लियर? जरा ध्यान से देखिएगा, आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा है, देखिए जरा। pb इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कुछ इस तरीके का है ना। किस तरीके का, मतलब जरा ध्यान से देखिए, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा ये बताइए, मैथमेटिक्स में एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट किसकी इक्वेशन होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? हाइपरबोला। क्लियर हो गया? तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा हमारा। क्या आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा आता है। क्लियर? एक्सिस को लेकर कुछ ऐसा आता है। ठीक है ना, ऐसा टच नहीं करेगा, किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा मैथमेटिक्स में कभी। अभी आगे मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा, उसमें बहुत जल्दी मैं डिफाइन करूंगा इसको। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो गया क्या क्या, ये प्रेशर कांस्टेंट के लिए, ये आपका किसके लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए हो गया। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे,
आपका आइसोथर्मल प्रोसेस देखा जहां पे एन क्या था, इन्फिनिटी था, सॉरी एन इन्फिनिटी नहीं था, एन आइसोकोरिक में इन्फिनिटी था, जहां पे आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्लियर? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एन बराबर होना दिया, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। क्लियर? तो कितना है, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ऐसे बनता है। क्लियर? इसको एक मिनट इसको रफ करेंगे जरा, थोड़ा सा रफ करेंगे, ऐसे बनाएंगे इसको, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको। यहाँ देखिए जरा, ये ऐसे आएगा। क्लियर? एन इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ नहीं रखना है, एन इक्वल टू इन्फिनिटी हम थोड़ा से और छोटा लिखना है यहाँ पे। क्लियर? ये तो आपका क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे एडियाबेटिक का। अच्छा आप ये बताइए, एडियाबेटिक में एन किसके बराबर है, गामा के इक्वल है। एडियाबेटिक का ग्राफ कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर? कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सॉरी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है? एन इक्वल टू 0। ठीक है? यहाँ पे एन इक्वल टू कितना था, एन इक्वल टू 1 था, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। क्लियर? अब आप मुझे ये बताइए, एडियाबेटिक में एन इक्वल टू कितना है, गामा है कि नहीं है। ठीक है? अब एक और कौन सा बचा, एक हमारा बच रहा है पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक के लिए, पॉलीट्रॉपिक का जो ग्राफ आपका आएगा वो यहाँ से आएगा, जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर? इन दोनों के बीच आपका ये क्या है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये क्या है, ये क्या है, आइसोबेरिक, क्या है, आइसोबेरिक है, ये आइसोथर्मल है। क्लियर? ये क्या है, आइसोथर्मल। और आपका जो ये है, ये एडियाबेटिक है, क्या है, एडियाबेटिक। क्लियर? ठीक है? और आपका जो ये बीच वाला है, ये पॉलीट्रॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे एन की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ी होगी और गामा के बीच में होगी, मतलब एडियाबेटिक इंडेक्स से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी, जो एन की वैल्यू लाई करेगी, मतलब ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू। तो ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्लियर? कौन सा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्लियर? सॉरी, ट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब जरा ये देखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो एडियाबेटिक से कम है। ठीक है? मतलब एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है थर्मल से ज्यादा होता है। जब हम एंट्रोपी डिस्कस करेंगे तो इसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है? वहां पे इसको हम डिराइव करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि यहाँ से पीवी को और कांस्टेंट एक आपकी पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन है, यहाँ से हमने एन बराबर 0 रखा तो आइसोबेरिक हो गया, और एन गामा रख देंगे तो एडियाबेटिक हो जाएगा। एन बराबर कितना रख देंगे, इन्फिनिटी, तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा, और एन को रख देंगे तो आइसोथर्मल। ठीक है? और जो पॉलीट्रॉपिक का वैल्यू होगा वो 1 से गामा के बीच में होगा। क्लियर? सारे प्रोसेस आपके किस पर है, पीवी डायग्राम पर है। क्लियर? ऐसे ही हम टीएस डायग्राम पे देखेंगे, जब हम क्या डिफाइन करेंगे, एंट्रोपी को डिफाइन करेंगे, तो वहां पे हम ये भी देखेंगे कि जो एडियाबेटिक का स्लोप है उसका, सॉरी, एडियाबेटिक का कर्व है और जो आइसोथर्मल कर्व है, एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होता है, उसको डिफाइन करेंगे, मतलब डिराइव करेंगे वहां पर। ठीक है? क्लियर? अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आई होप इतना आपको क्लियर होगा। यहाँ देखिए जरा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कंट्रोल मास एंड कंट्रोल वॉल्यूम। क्लियर? एंड कंट्रोल वॉल्यूम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल मास एंड कंट्रोल वॉल्यूम? ओके, सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने 3 टाइप के सिस्टम पढ़े, वन इज क्लोज, अनदर वन इज ओपन, एंड थर्ड लास्ट वन और थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है? क्लोज सिस्टम में हमने आपको क्या बताया था कि मास का ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी टू फॉर्म लाइक वर्क और हीट। क्लियर? एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है। फिर मैंने आपको ओपन सिस्टम में क्या बताया कि मास ट्रांसफर भी हो सकता है और एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकता है। क्लियर? एनर्जी 2 टाइप की है यहाँ पर, एक हीट, दूसरा वर्क। क्लियर? आइसोलेटेड सिस्टम में हमने क्या आपको बताया, मैंने कहा कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, मास में ट्रांसफर नहीं होगा और एनर्जी इंटरेक्शन भी नहीं होगा। क्लियर? अगर आप डायथर्मिक वॉल वगैरह यूज कर रहे हैं तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो आपकी ट्रांसफर पॉसिबल होता है। ठीक है? इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं, इंसुलेटर वॉल में पॉसिबल नहीं होगा। इंसुलेटेड मतलब एडियाबेटिक, हीट का ट्रांसफर 0 होगा। क्लियर? अब यहाँ बताइए सॉरी, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कंट्रोल मास की, किसकी बात करूं, कंट्रोल मास की, जरा आप मुझे ये बताइए कंट्रोल मास का मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है। कंट्रोल मास मतलब यहाँ पे मास क्या होगा, फिक्स होगा, मास फिक्स होगा, क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब इसको हम एम से लिखेंगे ओनली, और किसमें होगा, केजी, ग्राम, जिसमें होगा। ये किसके लिए यूज होता है, क्लोज सिस्टम के लिए। किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम
फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इस कंट्रोल मास की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोल मास की बात कर रहे हैं। कंट्रोल मास किसके में मास फिक्स होगा, क्लोज सिस्टम के लिए यूज होगा, किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए यूज होगा, बस यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। कैसे, जरा यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, क्लियर। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, हमेशा ये बहुत फेवरेट एग्जांपल, बहुत चहेता एग्जांपल है ये, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में चलेगा आपके, ठीक है। ये क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, क्लियर। ये क्या है, पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन है, क्लियर। और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, क्या, एयर भरा हुआ है। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ मैंने क्या कर दिया, इसको जो है थोड़ा से हीट प्रोवाइड कर दी नीचे से, क्या कर दी, हीट प्रोवाइड कर दिया, मतलब क्यों दे दिया, मान लीजिए इधर से दे दिया मैंने, क्यों, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये पिस्टन पे कोई स्टॉपर नहीं लगा हुआ है, तो जब हीट यहाँ पे ट्रांसफर होगी तो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी होगी उनकी, और वेलोसिटी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जरा ध्यान से देखिए, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर। और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, आइडियल गैस के लिए याद कर लीजिए, दोनों चीज के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए भी और एंथैल्पी के लिए भी, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के लिए, आइडियल गैस के लिए ओनली किसके लिए, किसका फंक्शन होती है, केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो मतलब इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो एयर क्या करेगा, इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब पिस्टन कहाँ जाएगा, अपवर्ड। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट है, मतलब अगर मान लीजिए इनिशियली वॉल्यूम V1 कितना था, मान लीजिए 5 मीटर क्यूब, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए 5-10 सेकंड बाद देखेंगे तो वॉल्यूम आपको क्या हो जाएगा, मान के चलिए 15 मीटर क्यूब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो कंट्रोल मास आपको क्या बताना चाहता है, कंट्रोल मास आपको ये बताना चाहता है, कहता है कि ये इसमें मास फिक्स होता है, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाहर से एनर्जी उसको देंगे, एनर्जी इंट्रैक्शन करेंगे तो उसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब क्लोज सिस्टम के लिए यूज होता है वॉल्यूम फिक्स, वॉल्यूम डज नॉट फिक्स, लिख लीजिए, डज नॉट फिक्स हियर, ओके, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, क्लियर। इतना क्लियर होगा कंट्रोल मास के बारे में। अब हम बात करेंगे कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में, किसके बारे में, कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। इसको रब कर दूं, ये क्लियर हो गया। मतलब हमने आपको क्या बताया, कंट्रोल मास का, कंट्रोल में मास फिक्स होता है, क्लोज सिस्टम के लिए यूज होगा, मास यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। अगर मान के चलिए एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपने दे रखा है, यहाँ पे एयर भरी है, अगर आपके पास इसको हीट प्रोवाइड कर दी, तो यहाँ पे जो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी मैंने आपको क्या कहा, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्या होती है, इंटरनल, और माइक्रोस्कोपिक होती है, क्लियर। माइक्रोस्कोपिक का मतलब एक एक पार्टिकल की एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये होते हैं आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, जब इसको हीट देंगे आप, ठीक है। जैसे आप वाटर को गर्म करते हो तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर किसका फंक्शन है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, वैसे एंथैल्पी का किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, जब इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे एयर के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन पर, ये ऊपर जाएगा, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स नहीं। अब का ध्यान समझिए, क्लियर। आगे आइए कंट्रोल वॉल्यूम में, कहा ये कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम पे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये ओपन सिस्टम के लिए यूज होता है, किसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए, क्लियर। किसके लिए यूज होता है, ओपन सिस्टम के लिए। अब जरा ये बताइए, यहाँ पर किसके लिए यूज हो गया, ओपन सिस्टम के लिए यूज हो गया। मास यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, मास डज नॉट फिक्स, ठीक है ना, मास डज नॉट फिक्स हियर, क्लियर। यहाँ पे हम मास की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करने लगते हैं, मास फ्लो रेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मास फ्लो रेट की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम, मास फ्लो रेट की बात करते हैं। और मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कंट्रोल वॉल्यूम किसके लिए यूज होता है, ओपन सिस्टम के लिए, और वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पर फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल वॉल्यूम अज्यूम कर लेते हैं, उसी में से जितना मास इधर से आ रहा है उतना मास जा रहा है, स्टेडी स्टेट हो गया। अनस्टेडी स्टेट की एनालिसिस करेंगे तो जितना मास इधर से आएगा उससे मतलब उतना मास बाहर नहीं जाएगा, कम या ज्यादा जा सकता है, क्लियर। तो मतलब कंट्रोल वॉल्यूम क्या कह रहा है यहाँ पे, ओपन सिस्टम के लिए यूज होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है यहाँ पर, वहां पे मास फिक्स होता है, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होगा, बाउंड्री फिक्स रहेगी, क्लियर। और यहाँ पे मास डज नॉट फिक्स, मास फिक्स नहीं होगा, मतलब किसकी बात करेंगे, मास फ्लो रेट की, whatever mass flow rate coming from this side and collected into the system and leaving the system from outside, clear। तो मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। तो मतलब जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए, सॉरी, मान के चलिए क्या है आपका एक ओपन सिस्टम है, क्या है, ओपन सिस्टम है, क्लियर। मैंने कहा m1 मास इधर से आ रहा है, ठीक है, और m2 मास इधर से जा रहा है, मतलब मास फ्लो रेट, क्या, मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट किसमें लिखा जाता है, किलोग्राम पर
सेकंड में लिखा जाता है। और यहाँ पे मास फ्लो रेट किसमें था, किलोग्राम में था। मुझे लगता है क्लियर हो गया कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर। तो मतलब जितना मास यहाँ से आ रहा है लेफ्ट साइड से उतना मास बाहर नहीं जा रहा है। मान लो M1 मास फ्लो रेट आ रहा है, M2 मास फ्लो रेट जा रहा है, क्लियर। और हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम अज्यूम कर लिया है, क्या कर लिया है, अज्यूम कर लिया है, क्लियर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, ठीक है ना। कि वॉट एवर मास कमिंग फ्रॉम दिस साइड कलेक्टेड इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम एंड not same mass here, okay, not same mass flow rate here, but some different amount mass flow rate outside from the system to atmosphere, clear, clear। मतलब मेरे कहने मतलब वॉट एवर मास कमिंग, मतलब जो मास आ रहा है इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है, तो दैट मच इट इज नॉट नेसेसरी द सेम मास इज लीविंग फ्रॉम द सिस्टम टू आउटसाइड, ओके, वॉट एवर मास, ओके हियर। ओके अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग और इम्पोर्टेंट फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम, क्लियर। फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम, क्लियर। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था ओपन सिस्टम, अभी हमने क्या पढ़ा था कंट्रोल वॉल्यूम। इसके पहले मैंने आपको कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास में इसीलिए डिफरेंस बताया है ताकि हम ओपन सिस्टम को अच्छे से एनालाइज कर सके, क्लियर, एनालिसिस कर सके इसकी, ठीक है। आइए हमने आपको ये बताया, मैंने कहा ओपन सिस्टम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ओपन सिस्टम। तो हमने कहा कि एक ओपन सिस्टम बना ही लेते हैं, ठीक है ना, उसी को सारी एनालिसिस कर लेते हैं फासला की, क्लियर। क्या करते हैं, बना लेते हैं ओपन सिस्टम, बना लेते हैं, क्लियर। क्या करते हैं, ओपन सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए, अगर इसको मैं 1 मान लूं, क्या मान लूं, 1, इसको क्या मान लूं, 2 मान लूं, ठीक है। इधर क्या है, इनलेट है, इधर क्या है, सॉरी इनलेट, इधर क्या हो जाएगा, आउटलेट हो जाएगा, क्लियर। क्या हो जाएगा, आउटलेट हो जाएगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको कहा अगर इधर M1 मास आ रहा है, ठीक है, कितना मास, M1 मास, और इधर से M2 मास जा रहा है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी किसी फ्लोइंग स्ट्रीम में फ्लूइड फ्लो करता है तो विथ रेफरेंस फ्लो करता है, मतलब उसको हम डेटम देंगे, कहा देंगे, डेटम। मान के चलिए हमारी डेटम लाइन है, क्या लाइन है, डेटम लाइन है, ठीक है, क्योंकि उसमें कई टाइप की एनर्जी आती है। इसको हम मान लेंगे Z1, ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे, Z2 मान लेंगे, क्लियर। तो हमने आपको ये बताया, हमने कहा कि कंट्रोल वॉल्यूम क्या कह रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम कह रहा है कि जितना मास आएगा कोई जरूरी नहीं उतना मास जाए। अब यहाँ पर दो टाइप की स्टेट देखेंगे, स्टडी और अनस्टडी। स्टडी आज देखेंगे, अनस्टडी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्लियर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ओपन सिस्टम एनालिसिस मैंने क्या बताया था, ओपन सिस्टम एनालिसिस किस पे काम करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम, किस पे, कंट्रोल वॉल्यूम, क्या, कंट्रोल वॉल्यूम, क्लियर। यहाँ पे लिखिए जरा, कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन करेंगे। लेट कर लीजिए, जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम है, हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो ये है, ये कंट्रोल वॉल्यूम। इसमें मास आ रहा है, कुछ मास कलेक्ट हो रहा है और कुछ मास बाहर जा रहा है, मतलब व्हाट एवर मास कमिंग फ्रॉम दिस साइड कलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम, ओके, एंड not same amount of mass flow rate here, but different amount of mass flow rate leaving from the system to atmosphere, clear, okay। so here मतलब यहाँ पर जरा देखिए, हमने आपको क्या कहा, हमने कहा कि मास फ्लो रेट M1 आ रहा है, इसमें कुछ मास कलेक्ट हो रहा है, इससे कुछ मास जा रहा है। स्टडी और अनस्टडी 2 स्टेट होती है। अगर मैं स्टडी स्टेट की बात करूं, अगर मैं सबसे पहले क्या करूं, मास को बैलेंस करूं अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मास बैलेंस, क्या लिखेंगे, मास बैलेंस, क्लियर, ठीक है। क्या लिखेंगे, मास बैलेंस। तो यहां लिखेंगे M1 माइनस मास फ्लो रेट आउट, सॉरी, मास फ्लो रेट आउट इक्वल टू dm बाई dt। और ये dm किसका होगा, कंट्रोल वॉल्यूम का होगा, किसका होगा, कंट्रोल वॉल्यूम का होगा। जरा ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मास फ्लो रेट इंटरिंग इन द कंट्रोल वॉल्यूम, इंटरिंग
इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम, इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम, सीबी मतलब कंट्रोल वॉल्यूम, क्लियर। और ये क्या कह रहा है हियर फ्रॉम हियर मास फ्लो रेट leaving from control volume to atmosphere, leaving from control volume to atmosphere, क्लियर। और ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये रेट है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्लियर, मास फ्लो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास फ्लो रेट साइड द कंट्रोल वॉल्यूम, साइड द कंट्रोल वॉल्यूम, क्लियर। तो हमने आपको ये बताया, मैंने कहा कि ओपन सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं, M1 मास फ्लो रेट इसमें आ रहा है, करेक्ट होगा, कुछ बाहर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, एनर्जी कंजर्व, हम क्या कर रहे हैं, मास कंजर्वेशन यहाँ पे पहले देखेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू मास बैलेंस हम देख रहे हैं कि M1 मास फ्लो रेट आ रहा है माइनस जितना जा रहा है इक्वल टू कितना मास फ्लो रेट चेंज हो रहा है इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, क्लियर। ये हमारा क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम है, क्लियर। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पे इसको हम और भी लिख सकते हैं, इसको मास को, कि कोई जरूरी नहीं कि मास M1 ही है, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन मास फ्लो रेट इन माइनस समेशन मास फ्लो रेट आउट इक्वल टू dm by dt कंट्रोल वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं कि M1 है, M2 M3 M4 भी आ सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, समेशन का मतलब कितने मास इधर से आ रहे हैं, कितना कलेक्ट होके बाहर जा निकल रहे हैं, कितना मतलब कितना अमाउंट बाहर जा रहा है, ठीक है। आने वाले इधर रहेंगे और जाने वाले इधर रहेंगे, और कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, मास फ्लो रेट में चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं, इधर ध्यान से देखते रहिएगा, अगर मैं कहूं स्टडी स्टेट, इसके लिए स्टडी स्टेट के लिए, फॉर, यहां पे देखिए, फॉर स्टडी स्टेट क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम से कोई मतलब नहीं उसका, टाइम डिपेंडेंट होता ही नहीं, क्लियर। तो मतलब फॉर स्टडी स्टेट dm by dt, टाइम वाला टर्म क्या हो जाएगा, कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू 0 स्टडी स्टेट के लिए। तो आप मुझे ये बताइए, जितना मास इधर से आ रहा है उतना मास बाहर जाएगा कि नहीं, मतलब वॉट एवर मास कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड सेम मास लिविंग वेयर फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम टू द एटमॉस्फेयर, क्लियर। तो मतलब यहाँ से स्टडी स्टेट से कितना हो जाएगा, m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट, मतलब जितना मास इधर से आ रहा है उतना मास चला जाएगा, अगर स्टडी स्टेट है तो आज हम स्टडी स्टेट की ही एनालिसिस करेंगे। और थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या कहा, ये क्या है आपका कंट्रोल, ये क्या है, ओपन सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम, M1 मास आ रहा है, M2 जा रहा है, स्टडी स्टेट के लिए जितना मास M1 इधर से आएगा उतना मास इधर से मास फ्लो रेट निकल जाएगा। ये क्या है, M1 इक्वल टू M2 मास फ्लो रेट, M1 इक्वल टू मास फ्लो रेट, मतलब हमने अपनी थोड़ी देर पहले आपको बताया कंट्रोल वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, मास फ्लो रेट चेक करते हैं, मास को नहीं चेक करते, क्लियर। हम मास को कहाँ चेक करते हैं, कंट्रोल मास में, क्लोज सिस्टम में, ये क्या है, ओपन सिस्टम है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, एक चीज आपको और बताना था, इतना क्लियर हो गया, इधर बढ़ते हैं, इधर देखिए जरा, मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा, मान के चलिए जरा ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम आपको बताएंगे कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है, मान के चलिए इधर कोई आपका क्या है, इधर कोई प्लेट है या कोई पाइप है, मान लीजिए इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। वो ये क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, मतलब जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है स्ट्रीम में, तो फ्लोइंग स्ट्रीम में कितने टाइप की एनर्जी उस पे वहां पर वर्क करती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस टाइप की एनर्जी कर रहे हैं, देखो फ्लूइड जब फ्लो करता है, जरा ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, क्लियर। तो मैं लैमिनार फ्लो की बात कर रहा हूँ, इसके बाद लैमिनार फ्लो की बात कर रहा हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर डिस्कस करेंगे लोग वहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो हमने ये कहा, जो पीछे का जो फ्लूइड है आगे वाले को क्या करेगा, पुश करेगा, मतलब उसके पीछे वाला उसको पुश करेगा, उसके पीछे वाला उसको पुश करेगा, मतलब पुश करता रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा, जो एनर्जी आती है, क्या आती है, जो टोटल एनर्जी आती है इक्वल टू, हम क्या मानते हैं, सबसे पहले क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले सॉरी इंटरनल एनर्जी आएगी, तो क्या आएगी, इंटरनल एनर्जी,
फिर जब क्या करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्लूइड है, यहाँ पे कोई फ्लूइड है, तो ये वाला इसको धक्का देगा, ये वाला इसको धक्का देगा। मतलब जैसे हमारे अब बहुत सारे लोग चल रहे हैं एक साथ में, फ्लो कर रहे हैं, तो हम आगे वाले को पुश करेंगे, मेरे पीछे वाला मुझको पुश करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जब पुश करेगा तो क्या आएगा, फ्लो वर्क भी आएगा। क्लियर? क्या आएगा, फ्लो वर्क, पीयू। ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्लियर? उसके बाद इसकी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे Z1 और Z2 डेटम रेफरेंस ले रखा है। क्लियर? क्या ले रखा है, डेटम ले रखा है। क्लियर? ठीक है, तो इतने टाइप की एनर्जी आती है कहां पर। और अच्छा ये बताइए, एंथैल्पी इसके पहले पढ़ चुके हैं ना, एंथैल्पी ये क्या है पूरा, U प्लस न्यू। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, H प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ। मतलब जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो इतने टाइप की एनर्जी उस पे एक्ट करती हैं। इंटरनल एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द सिस्टम। क्लियर? फ्रॉम इनसाइड द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, और उसका फ्लो वर्क, क्योंकि फ्लूइड मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं आगे जाने के लिए। और काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की, और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये अगर ये फ्लोइंग स्ट्रीम है, कहीं ना कहीं इसका रिफरेंस भी तो होगा जहाँ पे ये फ्लो कर रहा होगा, वाटर फ्लो हो रहा होगा। क्लियर? इतने टाइप की एनर्जी आती है, क्या आती है, इतने टाइप की एनर्जी आती है जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है स्ट्रीम में। इंटरनल फ्लो वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिला के एंथैल्पी बन जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 GZ। क्लियर? स्पेसिफिक एंथैल्पी पर यूनिट मास। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर होगा, इसको रफ करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, इधर ही देख लीजिए। ठीक है, ये क्लियर हो ना कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें कितना टाइप की एनर्जी आती है, इक्वल टू U प्लस PV बी स्क्वायर बाई 2 GZ। मतलब इंटरनल फ्लो वर्क, काइनेटिक और पोटेंशियल। क्लियर? और यहाँ पे देखिए, इन दोनों को मिला देंगे, एंथैल्पी आ जाएगा, ये बी स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एनर्जी बैलेंस। क्या देखेंगे, एनर्जी बैलेंस। क्लियर? मास बैलेंस आई होगा आपको क्लियर है, स्टेडी स्टेट के लिए जितना मास इधर से आएगा उतना मास जाएगा। स्टेडी स्टेट के लिए टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट होगा स्टेडी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी बैलेंस। क्या देखेंगे, एनर्जी बैलेंस। क्लियर? ठीक है, एनर्जी बैलेंस की सेम तरीके से होगा, एनर्जी इन, क्या चीज, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। क्लियर? इक्वल टू डी बाई dt ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। क्लियर? यही है, जितना एनर्जी इन हो रही है, जितना एनर्जी आउट हो रही है, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, अगर इसको हम लिख दें रेट फॉर्म में, किसी फॉर्म में रेट फॉर्म में लिख दें, ठीक है, वो तो रेट फॉर्म में ऑलरेडी है, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एनर्जी इन, रेट ऑफ एनर्जी इन, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रेट ऑफ एनर्जी आउट। इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एनर्जी चेंज। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। अच्छा जरा ये बताइए, हमारा सिस्टम क्या है, यही तो है, कंट्रोल बॉडी। क्लियर? अब आप मुझे ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है कितनी एनर्जी आती है, एंथैल्पी बी स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ, इतनी टाइप की एनर्जी आती है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ थोड़ा रफ करेंगे और यहाँ पे आपको समझाएंगे अच्छे से, जरा ध्यान से देखते रहिए, इधर देखिए, जरा ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, बस इधर देखिए। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। अब आप मुझे ये बताइए, हमने आपसे ये कहा, हमने क्या कहा आपसे, हमने आपसे ये कहा, हमने आपसे ये कहा, जरा ध्यान से देखते रहिए, अगर मैं कह दूं कि जो एनर्जी इन में है, एनर्जी दो टाइप की होती है थर्मोडायनेमिक्स में, एनर्जी इंटरेक्शन, हीट और वर्क। हमने कहा इधर से मान लीजिए Q इन हो रहा है और W इन भी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, W इन भी हो रहा है, इधर से Q आउट हो रहा है, क्या, Q आउट, और W आउट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, W आउट भी हो रहा है। क्लियर? क्या हो रहा है, आउट भी हो रहा है। तो अगर आपको Q डॉट मान लीजिए, W डॉट मान लीजिए, रेट के फॉर्म में लेते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और क्या कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम जब हम ओपन सिस्टम के एनालिसिस कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी जैसे एंथैल्पी हो गया, मान लीजिए एंथैल्पी हो गया, या आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, या एंट्रोपी हो गया, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? और कोई बाउंड्री वर्क भी नहीं होता है यहाँ पर। मतलब जब हम ओपन सिस्टम एनालिसिस करते हैं तो देयर इज नो बाउंड्री वर्क, ऐसे लिखेंगे आप, देयर इज नो बाउंड्री वर्क, नो बाउंड्री वर्क। बाउंड्री वर्क कहाँ होता है, आपके क्लोज सिस्टम में होता है, देयर इज नो बाउंड्री वर्क, यहाँ पे कोई बाउंड्री वर्क नहीं होता है। मतलब जितना एनर्जी इन होगी उतनी एनर्जी इधर से आउट हो रही है, ये स्टेडी स्टेट कहता है। लेकिन जब हम अनस्टेडी स्टेट में जाएंगे तो वैसा कुछ नहीं होगा, वहां पे कुछ चेंजेस आएंगे, उसको हम आगे देखेंगे, आज हम स्टेडी स्टेट डिस्कस करेंगे। तो ये बताइए,
यहाँ पे क्या लिखा है, रेट ऑफ एनर्जी इन, रेट ऑफ एनर्जी आउट इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी ऑफ चेंज ऑफ द सिस्टम। क्लियर। अच्छा ये बताइए जरा, मैंने क्या कहा, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो कितनी एनर्जी आती है, इंटरनल, फ्लो वर्क, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो ये इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क मिला के क्या हो जाएगा, एंथैल्पी हो जाएगा, और काइनेटिक और पोटेंशियल इतनी एनर्जी आएगी। क्लियर। अब हम एनर्जी को बैलेंस करने चल रहे हैं। ठीक है, इधर लिखेंगे, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, एनर्जी को क्या क्या करना है, यहाँ पे बाउंड्री, कोई बाउंड्री वर्क नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान से समझते रहिए। क्लियर। ठीक है, और बाउंड्री वर्क नहीं होगा, और जो प्रॉपर्टीज होती है जैसे एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक ईएसएफ तो एंट्रोपी हो गया, ये टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा टाइम के साथ, यहाँ पे कंट्रोल हुआ ऊपर सिस्टम में। ठीक है, क्लियर। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी इन, एनर्जी इन को मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, क्या करते हैं इसको एक बार लिख लेते हैं। क्लियर। एनर्जी इन में क्या क्या है, क्यू इन माइनस डब्ल्यू इन, ये एनर्जी इन हो गया, क्या हो गया, एनर्जी इन हो गया। क्लियर। और इन और होगा। ठीक है, और होगा। एक काम करते हैं, इसको स्मॉल इसे लिख लीजिए, इसको स्मॉल इसे लिख देंगे, थोड़ा बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इसको स्मॉल इसे ही लिख दीजिए। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए जरा, अगर मैं कह दूं, जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, प्लस डब्ल्यू इन, ठीक है, एनर्जी इन की बात कर रहे हैं, किसकी बात, एनर्जी इन की बात। ये इक्वेशन हम इधर लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इस साइड लिख रहे हैं। एक मिनट, जरा ध्यान से, एक मिनट को रब करने दीजिए, इसको जरा रब करने दीजिए। ठीक है, इसको रब करने दीजिए, इधर देखिए जरा, यहाँ देखिए, इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी इन में क्या क्या लिखेंगे, क्यू इन, क्या लिखेंगे, क्यू इन, डब्ल्यू इन, मास के साथ क्या क्या आएगा, पूरी एनर्जी आ जाएगी, मतलब m1 डॉट E1। क्लियर। इसको E1 मान लेंगे अगर, तो H1 P1 स्क्वायर GZ1 हो जाएगा। E2 कितना हो जाएगा, H2 प्लस B2 स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा, GZ2। क्लियर। ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इतना तो इन हो रहा है इसमें, माइनस एनर्जी आउट। ठीक है, अब एनर्जी आउट में क्या क्या हो रहा है, इसको जरा यहाँ लिखिए, क्यू आउट, डब्ल्यू आउट, ठीक है, प्लस m डॉट 2, और जितना एनर्जी इसके साथ आ रही है E1, इसके साथ यहाँ पे E2 जा रही है इसके साथ। क्लियर। E2 का मतलब मान के चलिए, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे कुछ देखिए, इसमें क्या क्या है, एंथैल्पी है, वेलोसिटी है, जीजेट, एनर्जी सब है। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं या E1 E2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे m2 डॉट, एक मिनट सॉरी, m2 डॉट हो जाएगा, E2 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या है, डी बाई सिस्टम, डी बाई डी टी है, कितना है, डी बाई डी टी ऑफ द सिस्टम है। क्लियर। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपने मास बैलेंस किया था, और आपने बताया स्टडी स्टेट में मास फ्लो रेट चेंज नहीं होगा, जितना मास फ्लो रेट यहाँ से होगा उतना यहाँ से होगा, मतलब m1 डॉट बराबर m2 डॉट। अगर मैं आपसे ऐसे ही बात कर लूं कि अगर मैं एनर्जी को डी बाई डी टी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी फॉर द सिस्टम के लिए है, अगर मैं आपको कोई स्टडी स्टेट के लिए देखना है, किसके लिए देखना है, स्टडी स्टेट के लिए देखना है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर फॉर स्टडी स्टेट, जरा ध्यान से देखते रहिए, फॉर स्टडी स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसके लिए, 0। तो मतलब जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से E1 डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 डॉट हो जाएगा। यहाँ से देखिए ना, E इन इक्वल टू E आउट, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए जरा, इसको रफ कर रहा हूँ पूरा, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं डी बाई डी टी सिस्टम को 0 कर दूं, इसको 0 कर दूं, इसको 0 कर दूं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे कहीं, E इन डॉट इक्वल टू E आउट डॉट, मतलब एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी इन इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट हो जाएगा। अब यहाँ बताइए, तो ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको इसमें, तो ये हो जाएगा Q इन डॉट प्लस W इन डॉट प्लस M डॉट E1, क्लियर, माइनस कितना हो जाएगा, Q डॉट आउट माइनस W डॉट आउट, ये हो जाएगा माइनस M2 डॉट E2। क्लियर, ये निकल रहा है, ये इन है, इतना वाला पूरा पार्ट इन हो रहा है एनर्जी, और इतनी पूरी एनर्जी बाहर जा रही है। ठीक है, बराबर डी बाई डी टी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। क्लियर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर।
अब एक काम करूंगा मैं, अगर आपको ये समझ में आ गया हो, यहाँ फिर से समझा दूं कि ये कंट्रोल वॉल्यूम है, मतलब ओपन सिस्टम की एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें कोई बाउंड्री वर्क नहीं होता, जो प्रॉपर्टी लिखी है एंथैल्पी एंट्रोपी इंटरनल टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। और अगर स्टेडी स्टेट है तो जितना मास फ्लो रेट इधर से आएगा उतना मास फ्लो रेट इधर से निकल जाएगा, मतलब m1 डॉट बराबर m2 डॉट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटम ले लिया मैंने, E1 टोटल एनर्जी है, वहां लिखी थी अभी, E2 इधर से निकलने वाली टोटल एनर्जी है, ठीक है। क्लियर, ये डेटम लिया मैंने, रेफरेंस लाइन है, यहाँ से Z1 है और ये कितना है Z2 है, ये इनलेट है और ये क्या है आउटलेट है। क्लियर, अब मैं एनर्जी को बैलेंस करूंगा, थोड़ा इसको रफ करूंगा, ठीक है। इधर देखिए जरा ध्यान से, इसको यहां लिखते हैं, इस वाली इक्वेशन को जरा इसमें देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q1 इन माइनस Q आउट। क्लियर, एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। यहां से इसको जो उठाइए यहाँ से, तो ये हो जाएगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो W आउट माइनस W इन हो जाएगा, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का M1 डॉट E1 M2 डॉट E2 हो जाएगा, इसको टू डी बाई डी टी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। क्लियर, ये क्या है सिस्टम लिखा है, ये क्या लिखा है सिस्टम लिखा है मैंने, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा रफ करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ करेंगे, क्या करेंगे रफ करेंगे, ओके। आगे हम बढ़ेंगे, इधर देखिए, एनर्जी इन टोटल एनर्जी आउट डी बाई डी टी, मतलब सिस्टम में कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। क्लियर, इसको हमने यहाँ लिखा, इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दूं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। क्यू इन डब्ल्यू इन टोटल एनर्जी मास फ्लो रेट के साथ, क्यू आउट एनर्जी बाहर जा रही एनर्जी क्यू आउट प्लस डब्ल्यू आउट टोटल एनर्जी बाहर जाने वाली मास फ्लो रेट M2 के साथ। क्लियर, ये डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये है। क्लियर, अब इसको थोड़ा मान लेके आगे बढ़ेंगे यहाँ से, जरा ध्यान से देखिएगा यार प्लीज। मैंने कहा यहाँ से इसको ऐसे लिख लेंगे, क्यू इन माइनस क्यू आउट, ठीक है, डॉट डॉट, क्लियर, प्लस माइनस डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन, ठीक है, प्लस M1 डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं H1 प्लस B1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1। क्लियर, इसको लिख सकते हैं E1, यहाँ से लिख सकते हैं इतना। क्लियर, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस M2 डॉट H2 प्लस B2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2। क्लियर, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। क्लियर, अच्छा सर आप मुझे ये बताइए, मैंने अभी आपसे ये कहा, था, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए कि स्टडी स्टेट के लिए क्या करेंगे, फॉर स्टडी स्टेट, ठीक है, ये थोड़ा तिरछा लिख दिया, क्या कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए इसको भी सही करते हैं, फॉर स्टडी स्टेट ये जीरो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मतलब जितनी एनर्जी इन हो रही है सिस्टम के अंदर उतनी एनर्जी बाहर होगी यहाँ से। क्लियर, अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ से क्यू इन डॉट क्यू आउट डॉट माइनस डब्ल्यू आउट डॉट माइनस डब्ल्यू इन डॉट। क्लियर, ये कितना हो जाएगा प्लस का M1 डॉट H1 प्लस B1 स्क्वायर बाई 2, यहाँ से हो जाएगा GZ1, बंद कर दीजिए, माइनस M2 डॉट, ठीक है, H2 प्लस B2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 इक्वल टू 0। क्लियर, अब आप मुझे ये बताइए, ये टोटल हीट है ना, कितना है टोटल हीट, मतलब कितना इन और कितना आउट हो रहा है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q डॉट, केवल Q डॉट, ठीक है, माइनस इसको वर्क क्या लिख सकता हूँ W डॉट इक्वल प्लस M1 M डॉट H1 प्लस B1 स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा GZ हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए माइनस कितना हो जाएगा M2, ये M1 डॉट हो गया, M2 डॉट ये कितना हो जाएगा H2 प्लस B2 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, अब जरा ये बताइए, इसको आप रहने दीजिए, अब मैं क्या करूंगा जरा ध्यान से देखते रहिएगा,
जरा ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। हमने आपसे ये कहा हमने आपसे ये कहा हमने कहा कि अगर देखा जाए तो ये आपको क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। क्या है ये? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ गया। किसके लिए? स्टडी स्टेट के लिए। स्टडी फ्लो एनर्जी, एक मिनट, क्या आ गया? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जहां पर, अच्छा ये बताइए, डॉट लगा होता तो व्हाट में होती चीजें? व्हाट मतलब क्लियर, रेड। ये भी किसमें होगा? वॉट में होगा। ये भी किसमें होगा? वॉट में होगा, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे जैसे मान लीजिए इसकी, तो किलोग्राम पर सेकंड में होगा, क्योंकि मास फ्लो रेट किसमें होगा? किलोग्राम पर सेकंड में होगा। एंथैल्पी की बात करेंगे किलो जूल पर केजी या जूल पर केजी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल मीटर में होगा, ठीक है, क्लियर। तो जरा ध्यान से देखिए, ये सब की यूनिट है। इसको आप अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो, जरा इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर वाला रब कर दूं, ठीक है। इधर देखिएगा, हमने कहा Q डॉट W डॉट प्लस M1 H1, इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस M1 डॉट V1 स्क्वायर बाई 2, क्लियर। तो जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, पूछिए क्या? ये किलो किलो जूल पर सेकंड में है ना, यहाँ से अगर जरा ध्यान से देखिए, ये तो आपको क्या होगा? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होगा। अगर इस यहाँ से मैं मास फ्लो रेट को हटा दूं, किसको हटा दूं? मास फ्लो रेट को हटा दूं, ठीक है। मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है आपका? और अगर एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम पर सेकंड में है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? किलो जूल पर केजी हो जाएगा। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? किलो जूल पर सेकंड और जूल पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आपका एंथैल्पी, क्या चीज? एंथैल्पी, क्लियर। अगर यहाँ से मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल पर कितना आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। अगर मास फ्लो रेट से आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अगर मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये टर्म हटा देंगे, तो किसमें आएगा? किलो जूल पर केजी, या फिर आप लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? जूल पर केजी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जूल पर केजी लिख सकते हैं, क्लियर। तो आप ये बताइए मुझे, इसको हटाइए जरा। अगर मैं मास फ्लो रेट हटा दे रहा हूँ, यहाँ से क्या हटा दे रहा हूँ? सिंपली लिख रहा हूँ H1 प्लस B1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1, और यहाँ से ये भी हटा दे रहा हूँ, माइनस यहाँ से भी मास फ्लो रेट हटा दे रहा हूँ, यहाँ से भी हटा दे रहा हूँ, क्लियर। इसको लिख रहा हूँ H2 प्लस B2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2, क्लियर, बराबर 0। अगर मैं कहूँ यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से हो जाएगा Q W डॉट प्लस H1 प्लस B1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए H2 माइनस B2 स्क्वायर बाई 2 माइनस GZ2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर। ये विथआउट मास बेसिस है, ठीक है, क्योंकि मास फ्लो रेट हमसे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे किलोग्राम पर सेकंड से यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पे हम मास फ्लो रेट को हटा दिए, ठीक है। इसको हम नीचे से रफ करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, क्या करेंगे? नीचे से रफ करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे Q डॉट W डॉट, इसको लिखेंगे H1 माइनस H2, एक मिनट सॉरी, H1 माइनस H2 प्लस B1 स्क्वायर बाई 2 B2 स्क्वायर बाई 2, क्लियर। और क्या लिखेंगे? प्लस GZ1 माइनस Z2 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे? हम जो है यहाँ पर, ठीक है, जरा ध्यान से देखते रहिएगा, इसको लिखेंगे Q माइनस W। अगर मैं कह दूं यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूं, H2 माइनस H1 हो जाएगा, यहाँ से इधर से B2 स्क्वायर B1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इधर से Z कॉमन लेंगे, Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस सारे टर्म को उधर लिख दो, तो हो जाएगा Q डॉट W डॉट इक्वल टू, ठीक है। अब एक काम करिए, जब आपने यहाँ से मास फ्लो रेट हटा दिया तो वॉट में ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको सिंपली जूल किलो जूल में ले जाएंगे, ठीक है ना, जो आपको वर्क है, क्लियर। तो यहाँ से इसको अगर हम हटा भी दे, इसको हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं मास फ्लो रेट को, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे H2 माइनस H1, ठीक है, प्लस B2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 माइनस Z1,
ठीक है, क्लियर। ये आपका क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्लियर। और एक चीज आप और कर सकते हैं, अगर आप मास फ्लो रेट हटा ही दे रहे हैं, इसको स्मॉल क्यू और स्मॉल डब्ल्यू से लिख लीजिए, क्लियर। स्मॉल क्यू से लिखेंगे तो स्पेस में आ जाएगा, पर यूनिट में आ जाएगा ना, पर यूनिट मास। यहाँ पे देखिए ये वॉट में था, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर था, ये रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर है, क्लियर। यहाँ से रेट ऑफ वर्क, ये रेट है, रेट का मतलब किलो जूल पर सेकंड वॉट, क्लियर। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से मास रेट को हटा दिया है, सिंपली जूल जूल और किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है। एंथैल्पी जूल और किलो जूल पर केजी में आ जाएगा, क्लियर। ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, ये आपको क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन शॉर्ट फॉर्म, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्लियर। तो ये ओपन सिस्टम एनालिसिस में हमने आज किया क्या, स्टडी को क्या किया, स्टडी का केस डिस्कस किया हमने, इसका केस स्टडी का केस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अनस्टडी डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आपके दो टाइप के केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, एक अभी बता दे रहा हूँ, एक चार्जिंग टैंक, ठीक है, और दूसरा डिस्चार्जिंग, क्लियर। दो टाइप के इंपॉर्टेंट केस वहाँ पे होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द टैंक। तो फाइनली एक बार आउटकम लेते हैं यहाँ का, ठीक है, एक कंक्लूजन लेते हैं। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको यही बताया कि जो कंट्रोल वॉल्यूम होता है, तो ओपन सिस्टम होता है, कंट्रोल वॉल्यूम पे काम करते हैं। एक कंट्रोल वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और कंट्रोल जो बाउंड्री होगा, बाउंड्री का कोई वर्क नहीं होगा, देयर इज नो बाउंड्री वर्क हियर, ठीक है, बाउंड्री वर्क यहाँ पर नहीं होगा। और जो प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, इंटेग्रल जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। और जितना अगर स्टडी स्टेट है, तो जितना मास फ्लो रेट एक तरफ से आएगा, उतना ही मास फ्लो रेट उसी तरफ से निकलेगा, मतलब m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट। फिर हमने फाइनली क्या किया, एनर्जी को बैलेंस किया। एनर्जी को बैलेंस करके हमने ये देखा, अगर स्टडी स्टेट है तो जो सिस्टम के अंदर एनर्जी का रेट है वो जीरो हो जाएगा, मतलब जितना रेट ऑफ एनर्जी इन हो रहा है उतना रेट ऑफ एनर्जी आउट होगा, ठीक है। उसी से हमने क्या निकाला, इक्वेशन निकाली, ठीक है, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू H2 माइनस H1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई 2 प्लस G Z2 माइनस Z1, ये क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अनस्टडी स्टेट, ठीक है, अनस्टडी स्टेट फॉर द ओपन सिस्टम एनालिसिस, क्लियर, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट टू पार्टी करता हूँ, अगर आपको सच में कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और दूर दूर तक वहाँ भी भेजिए जिनको जरूरत है, ठीक है, और पढ़ते रहिए, तब तक मत रुकिएगा जब तक अपने गोल को अचीव मत कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।